हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपलेक्स मेथड के बारे में। जानेंगे सिंपलेक्स मेथड क्या होता है और किस तरीके से किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हम लोग यूज करते हैं इन सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो करते हैं शुरू, देखे करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। एक सिंपल सा एग्जाम्पल इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने लिया है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सच दैट 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन 15, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 10, x1 x2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक मैक्सिमाइजेशन टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या होता है देखते जाते हैं। देखें, अगर हम लोग सिंपलेक्स मेथड की बात करें तो सिंपलेक्स मेथड की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो मैक्सिमाइजेशन टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन टाइप की हमारी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मैक्सिमाइजेशन टाइप में। किस तरीके से करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा जब मैं मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँगा, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। तो देखो, जैसा मैंने बताया कि सिंपलेक्स मेथड से किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते टाइम वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की होनी चाहिए। तो वो पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ पूरी है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनके राइट हैंड साइड हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें भी राइट हैंड साइड में एक में 15 है एक में 10 है, तो दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव हैं। इसका मतलब इसे हम लोग सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और बाई चांस अगर ये नॉन नेगेटिव नहीं होती तो हम इनमें क्या करते, -1 से मल्टीप्लाई कर कर उन्हें नॉन नेगेटिव बना सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बेटा यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हम लोग पहले ही जानते हैं, पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखें, अगर बेटा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब मैंने बताया था क्या, कि भाई यहां पर मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 है। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या है, 3x1 प्लस 5x3। ठीक है, अब देखो यहां पर इनइक्वालिटी साइन है लेस देन और इक्वल टू। तो मैंने बताया था अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तो बच्चों वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल जोड़ देते हैं। सपोज करो हमने x3 ऐड किया, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है हमारे पास 15, इसको हम थोड़ा सा इधर कर कर लिखते हैं x3। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर इसकी बात करें तो यहाँ है 5x1 प्लस 2x2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक स्लैक वेरिएबल और जोड़ देते हैं x4 और इक्वल टू में कितना है 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x3 के लिए हम लोग 0 इंटू x3 लिख सकते हैं और यहाँ पर x4 के लिए हम बच्चों 0 इंटू x4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, x4 वो सभी क्या हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सभी के सभी हमारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, मैंने जब बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में वहां आप लोगों को यह भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते टाइम हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको भी मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से, कि जो भी स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं उनकी कॉस्ट को भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखते हैं बट 0 कॉस्ट के साथ। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो जाएगा 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, और x3 और x4 को भी यहाँ लिखेंगे लेकिन इनकी कॉस्ट क्या होगी, 0, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्लैक वेरिएबल्स है और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की कॉस्ट को हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, इतना हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म तक। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं।
ठीक है। लेकिन सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, ठीक है। किस तरीके से बनाते हैं देखें। सिंपलेक्स टेबल कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें पहला कॉलम हम लोग लिखते हैं बी के लिए, बी का मतलब बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं सी बी, मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। कॉस्ट मतलब क्या, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक्स बी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक है। यहां पर हम मैट्रिक्स लिखते हैं, बताता हूं अभी किस तरीके से लिखते हैं। और यहां पर हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं, वो भी बताएंगे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। पर देखें किस तरीके से लिखते हैं बेटा। देखें यहां पर हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 4 वेरिएबल थे, x1, x2, x3, x4, ठीक है। टोटल 4 वेरिएबल्स थे। उन चारों वेरिएबल्स को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं x1, x2, x3, x4, ठीक है। चारों वेरिएबल्स को हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं किस तरीके से देखें। यहां x1 के कोफिशिएंट है 3 और 5, तो उसे हम लोग लिख देते हैं x1 के नीचे 3 और 5, ठीक है। फिर यहाँ x2 के कोफिशिएंट देखोगे बच्चों 5 और 2 हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 5 और 2, ठीक है। x3 के कोफिशिएंट देखोगे बेटा 1 और 0 हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे 1 और 0। और अगर हम लोग x4 के कोफिशिएंट देखते हैं तो वो 0 और 1 हैं, उनको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0 और 1। और इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बनकर हो जाती है तैयार, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है इस XB के बारे में कि ये XB क्या है, ठीक है। तो XB बेसिकली क्या होता है, यहाँ जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ 15 और 10 है, वही यहाँ पर लिखी जाती हैं 15 और 10, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स का पूरा काम हो गया। अब देखो एक तो रह गया CB और एक रह गया बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर हम लोग और लिखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं CJ, ठीक है। क्या लिखते हैं सीजे में देखें, यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग लिख देते हैं। या फिर इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो भी वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, x4, उन सब की कॉस्ट को उनके ऊपर हम लोग यहां पर लिख देते हैं। किस तरीके से देखें, जैसे x1 की कॉस्ट क्या है 5 है, 5 यहां लिख दिया। x2 की कॉस्ट क्या है 3 है, 3 को यहाँ लिख दिया। x3 की कॉस्ट 0 है, उसको यहाँ लिख दिया। x4 की कॉस्ट 0 है, उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट भी लिख दी। अब देखो बात आती है बेसिक वेरिएबल्स की। तो बेटा बेसिक वेरिएबल का मतलब होता है वो वाले वेरिएबल्स जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिखती है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है x3 और x4 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0 1, यही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो भी वेरिएबल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। और क्योंकि यहाँ पर x3 और x4 के करस्पॉन्डिंग हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, इसका मतलब x3 और x4 ही हमारे क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो बेसिक वेरिएबल में हम लोग लिख देंगे x3 एंड x4, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है CB की। तो CB का मतलब क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल देखो x3 की कॉस्ट है बच्चों 0 और x4 की कॉस्ट है 0। तो ये हो गया हमारा पूरी मैट्रिक्स बनकर तैयार, ठीक है, पूरी टेबल बनकर तैयार, ठीक है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Z, ठीक है। Z का मतलब होता है CB इंटू XB, ठीक है। यहाँ पर CB और XB है, CB और XB, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, Z। जैसे यहाँ पर देखें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 0 इंटू 15 मिला 0, ठीक है। और 0 इंटू 10 बेटा कितना मिला 0। तो 0 और 0 को हमने ऐड किया, मतलब क्या मेरे कहने का, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ऐड करने के बाद कितना मिला 0। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी Z की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं
जेड जे, ठीक है। जेड जे का मतलब क्या होता है हमारा सी बी इंटू एक्स जे, ठीक है, सी बी इंटू एक्स जे, इससे हमें क्या मिलता है जेड जे। देखें किस तरीके से, देखो सी बी और ये x1 x2 x3 x4 ये हमारे क्या है एक्स जेज हैं, ठीक है। तो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 5 0, और दोनों को सम करोगे तो 0, 0 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0, और उन दोनों जीरोस को सम किया 0। बिल्कुल सेम तरीके से सारी वैल्यूज हमारी क्या आने वाली है, जीरोस आने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जेड जे की बात तो कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेल्टा जे के बारे में। इसका मतलब होता है सी जे माइनस जेड जे। अब देखो सी जेस तो हमने यहाँ लिखे हुए हैं और जेड जेस हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इन दोनों को माइनस कर कर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ, देखो 5 माइनस 0 5 बचेगा, 3 माइनस 0 3 बचेगा, 0 माइनस 0 0 बचेगा, 0 माइनस 0 0 बचेगा। तो ये हमारा हो गया पहली टेबल कंप्लीट, ठीक है। तो पहली टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं वो देखिए। यहाँ पर जो भी डेल्टा जेज हम लोगों ने निकाले हैं, जो भी डेल्टा जेज हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, उनमें अगर सारे के सारे डेल्टा जेस, ठीक है, जितने भी डेल्टा यहाँ पर हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, या तो 0 होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है। और अगर उनमें से एक भी डेल्टा पॉजिटिव हुआ तो हम उस सॉल्यूशन को मॉडिफाई करते हैं टू गेट ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर तो 2 डेल्टा ऐसे हैं जो कि क्या है नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पर जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको हमें चेंज करना पड़ता है 1 बाय 1, और एक टाइम में सिर्फ एक वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कौन से वेरिएबल को चेंज करेंगे और किस वेरिएबल के साथ चेंज करेंगे। तो ये पता करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, तो ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए हम 2 चीजों की हेल्प लेते हैं। एक तो ये मिनिमम रेशियो और दूसरा ये डेल्टा जेस, ठीक है। तो किस वेरिएबल को हमें यहां से यहां पर लाना है, ठीक है, किस वेरिएबल को, इन वेरिएबल्स जो है हमारे x1 x2 x3 x4, इन वेरिएबल्स में से किसको हमें बेसिक मैट्रिक्स में लाना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम डेल्टा जेस यूज करते हैं। और किसको बेसिस मैट्रिक्स से हटाना है ये पता करने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो का यूज करते हैं। और जो भी वेरिएबल हमारा बेसिस मैट्रिक्स में एंटर करता है उसे हम लोग बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, और जो भी यहां से बाहर जाता है, यहां से हट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो भी वेरिएबल हमारा यहां पर अंदर आता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर है उसे हम लोग बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, और जो भी हमारा बेसिस मैट्रिक्स से बाहर चला जाता है वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। किस तरीके से करते हैं डिसाइड देखें। तो इनकमिंग वेक्टर के लिए हम लोग देखते हैं जो भी हमारे नॉन नेगेटिव, ठीक है, जो भी हमारे नॉन नेगेटिव डेल्टा जेज हैं उनमें मैक्सिमम वाला कौन है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों हमारे नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो भी हमारे पॉजिटिव डेल्टाज हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है 5। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा इनकमिंग वेक्टर। कौन सा होगा इनकमिंग वेरिएबल, हमारा x1, और ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनकमिंग वेक्टर की हेल्प से ही हम आउटगोइंग वेक्टर पता करते हैं। वो कैसे, देखो मिनिमम रेशियो निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक्स बी अपॉन करते हैं एक्स, वो वाला वेरिएबल जो अंदर आ रहा है इनकमिंग वेक्टर है। तो हमारा इनकमिंग वेक्टर क्या है x1, तो यहां हम एक्स बी में डिवाइड करते हैं x1 का, ठीक है। और x1 का क्या करते हैं, x1 की जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जो भी एंट्रीज हैं उनका यूज करते हैं,
देखो, और यूज करते टाइम सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ उन्हीं का यूज करना है जो कैसे हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, किस तरीके से देखें बच्चों, यहां पर देखो XB में क्या है 15 और हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, यहां पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, मतलब बच्चों आया 5। यहां पर है 10, यहां पर है 5, 10 में हमने 5 का डिवाइड करा तो ये बच्चों आया 2। ठीक है, बाई चांस ऐसा सपोज करो यहां पर हमारा हो जाता 3 या फिर यहां पर 0, यहां पर 3 है, जहां यहां पर 0 हो जाता, तो उस केस में बेटा 15/0 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए ऐसा करेंगे जो हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो। और सपोज करो अगर ये -1 हो जाता तो भी हम 15/-1 नहीं लिखते वहां पर, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिखते, तो उसके जगह सिर्फ हमें एक डॉटेड लाइन यहां पर ड्रॉ कर छोड़ देते, इसी तरीके से नॉर्मली। ठीक है, आगे भी एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना। ठीक है, तो मिनिमम रेशियो निकालने के बाद हम देखते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है, और जो भी सबसे छोटा है उसी के करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो होगा हमारा क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे हमें यहां पर पता चला ये हमारा मिनिमम है तो ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो हमारी बेसिस मैट्रिक्स है, थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर लेते हैं टेबल को। ठीक है, तो ये जो हमारी बेसिस मैट्रिक्स है उसमें अब थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ भाई, देखो ये x4 जो है ये तो यहां से चला गया, और इसके जगह एंट्री किसने मारी, इसके जगह एंट्री मारी x1 ने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x3 में कोई चेंज नहीं, x4 के जगह बच्चों हो गया अभी x1। ठीक है, अब देखो x3 की कॉस्ट 0 है। ठीक है, x1 की कॉस्ट कितनी है, 5 है, इसको हमने यहां पर लिख लिया, और इस टेबल को आगे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों किस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं, देखें जरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं वही वेरिएबल्स वैल्यूज। देखो तो यहां पर हमें ये पता चला था कि ये हमारा क्या है, इनकमिंग वेक्टर है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं अलग कलर से मार्क। ये बच्चों देखो ये हो गया हमारा इनकमिंग वेक्टर, और जो बच्चों हमारा आउटगोइंग वेक्टर था वो हमारा क्या था, ये वाला हमारा आउटगोइंग वेक्टर था। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पर जो भी वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहां पर देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन पर हमें एलिमेंट मिल रहा है 5, ये वाला, तो ये हमारा वाला जो एलिमेंट है 5 उसको हम लोग क्या बोलेंगे, की एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा की एलिमेंट है उसको 1 बनाते हैं, और उस कॉलम में उसके ऊपर या फिर नीचे जितनी भी एंट्रीज है उनको 0 बनाते हैं। क्या बोला मैंने, की एलिमेंट को हम लोग 1 बनाते हैं, और उस कॉलम में उसके ऊपर या फिर नीचे जो भी एंट्रीज है उन सबको हम लोग क्या बनाते हैं, 0। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा यहां पर है 5, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी रो में 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 है, तो इसको 1 बनाने के लिए इस पूरी रो में हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब हम लोग 1 बनाते हैं तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, और जब हम लोग जीरोस बना रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग या तो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ 5 से डिवाइड करोगे बच्चों 1, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 2/5, और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 0, और इसमें बच्चों जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपको मिलेगा 1/5। ठीक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, हो गई। उसके बाद हम लोग करते हैं आगे। देखो यहाँ पर 5 था, अब देखो इसको हमने 1 बना लिया, अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट जो कि 3 है इसको अब हम लोग बनाएंगे 0। किस तरीके से बनाएंगे वो देखना। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है,
तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाली रो का यूज करेंगे। किस तरीके से, देखो अगर मैं इस वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 कितना बन जाएगा 3, और फिर मैं इससे माइनस करूं, इस वाली रो से माइनस करूं तो यहां बन जाएगा 0। और यही हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखो ये पूरी रो थी 15 3 5 1 0। इस रो में यहां पर हम लोग 0 बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला कि यहां पर देखो इस रो में बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारी क्या है 1, तो इसको पहले हम लोग 3 बनाते हैं। 3 कैसे बनाएंगे, सिंपली इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो क्या बनेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी 6 है ना, और इसमें जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 6/5, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों मिलेगा 3/5। अब हम लोग इन दोनों एंट्रीज को कर लेते हैं माइनस। देखो करो माइनस, इन दोनों को देखते हैं क्या मिलेगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करोगे 0 मिलेगा, इन दोनों को जब आप लोग माइनस करोगे तो 5 - 6/5, 25 - 6/5 मतलब 19/5 आप लोगों को मिलेगा। तो वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 19/5। इससे इसको माइनस किया 1, इससे इसको माइनस किया -3/5। ठीक है, तो इस पूरी रो को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना है बच्चों 19/5, उसके बाद कितना है 1, उसके बाद है -3/5, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इस वाली वैल्यूज को हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे बेटा, z निकालेंगे, zj निकालेंगे, डेल्टा j निकालेंगे। देखें तो पहले z को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखो ये हो गया 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 10, तो ये तो हो गया हमारा z। अब zj निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 5, तो दोनों को ऐड करके आया 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके कितना, मतलब ऐड करके कितना आया 2। ये हो गया 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0, तो ऐड करके आया 0, और ये 0 और ये बेटा हो गया 5 और इंटू 1/5 मतलब 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं डेल्टा जे। ठीक है, डेल्टा जे भी देख लेते हैं, डेल्टा जे किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं डेल्टा जे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला पता है CJ - ZJ, तो इसे भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो CJ है 5 और ZJ है 5, दोनों को माइनस करके आया 0, 3 - 2 बेटा 1 बचेगा, 0 - 0 0 बचेगा, 0 - 1 कितना बचेगा -1। तो ये आ गया हमारा डेल्टा जेस। तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब जितने भी हमारे डेल्टा जेस हैं वो क्या है, या तो माइनस है या फिर 0 है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्टिमल। और अगर एक भी डेल्टा जे हमारा पॉजिटिव हुआ तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हो 1, ये वाला डेल्टा जे हमारा नेगेटिव नहीं है और ना ही 0 है, इसका मतलब सॉल्यूशन को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, देखो बेटा ये वाला हमारा हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, क्योंकि यही सिर्फ हमारा क्या है पॉजिटिव वाला है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम रेशियो देखेंगे। मिनिमम रेशियो में मैंने बताया था XB अपॉन जो भी हमारा क्या है इनकमिंग वेक्टर है, तो इनकमिंग वेक्टर हमारा क्या है X2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग X2 और X2B ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं 9 में इसका डिवाइड करता हूँ तो 9 × 5/19 मिलेगा। ठीक है, और अगर 2 में इसका डिवाइड करता हूँ तो बेटा 5 मिलेगा। ठीक है, यही कुछ मिलेगा। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये है 45/19 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस देन 5 है, क्योंकि अगर ये 5 भी होता तो ऊपर एटलीस्ट कितना होता 19, 5 से कितने होते 95।
ठीक है। तो अगर ये 5 भी होता तो ऊपर 95 होना चाहिए था, लेकिन ऊपर 95 से लेसर है, इसका मतलब ये 5 से कम है, और 5 से कम है तो ये मिनिमम हो गया, मतलब आउटगोइंग वेक्टर। तो इनका जो इंटरसेक्शन है देखो इसमें और इस वाली रो में, वो है ये वाला एलिमेंट। तो अब इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले टेबल को कंप्लीट करने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखें भाई बच्चों, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर और लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखना ज़रा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो x3 तो हमारा आउट हो गया, x2 हमारा एंटर हो गया, तो x3 के जगह हम लोग लिख देंगे x2 और x1 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ x2 की कॉस्ट कितनी है बच्चों 3 और x1 की कॉस्ट कितनी है 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें इस पूरी रो के अंदर 5/19 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5/19 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45/19, ठीक है। 45 अपॉन कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/19, और अगर इसमें हम लोग 5/19 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -3/19, ठीक है। अब इसके नीचे जो वैल्यू है उसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इस वाली रो में 2/5 से मल्टीप्लाई कर इससे माइनस कर दूं तो यहाँ बन जाएगा 0, ठीक है ना। अब किस तरीके से करना है वो देखें। इस पूरी रो को मैं यहाँ सेपरेटली लिख लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर है, एक तो है 2, 1 और 2/5, फिर 0 और एक 1/5, ठीक है। और एक और है क्या, नहीं, यही एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद देखो इस वाली रो में मुझे क्या करना है, 2/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ है 45/19, यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर 5/19, यहाँ पर 3/19 नेगेटिव वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी रो में, तभी तो यहाँ 0 बन पाएगा, है ना। तो मैंने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये 6/95 हो जाएगा बच्चों। इन्हें सिंप्लीफाई करो, माइनस कर लेते हैं, देखो ये 9 हो जाएगा, 18/19 हो जाएगा ये, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 18/19, ठीक है बच्चों। इससे माइनस करो, देखो 2 - 18/19, तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38 - 18, तो 38 - 18 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। देखो एक बार, 19 38 - 18 तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 19। यहाँ 1 - 0 मतलब 1 माइनस कर रहे हैं, ये वाला 0, इसको माइनस करोगे तो बच्चों -2/19, और अगर इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा देख लेते हैं एक बार बच्चों, ये बनेगा 1/5 प्लस 6/95, तो एलसीएम लेंगे तो 95 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 19 + 6 मतलब 25, तो बच्चों ये आ जाएगा 25/95, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं, क्या यही आने वाला है, 1/5 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 6/95 आया था। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 19 और प्लस 6 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25/95 आ गया, मतलब ठीक है। तो अगर हम इसे चाहें तो 5 से ब्रेक मतलब कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा 5/19 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी रो को बच्चों हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 20/19, और यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पेस मिल जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 19, फिर कितना है 1 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर कितना है -2/19 है, और फिर यहाँ पर कितना है 5/19 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास,
ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे z के बारे में। तो z देखो कितना होगा, 3 × 45 मतलब 135/19, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 235, ऐड करने पर आएगा 235/19। ठीक है बच्चों, ZJ निकालोगे, ZJ कितना होगा देखो, ये हो जाएगा 05, तो 5, ये हो जाएगा 30 मतलब 3, और बच्चों इसको देखोगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 10, इसका मतलब 5/19, और ये देखो ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 16/19। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग निकालें डेल्टा J, ठीक है, तो डेल्टा J देखो क्या होगा, डेल्टा J इस वाले केस में हमारा, ठीक है, यहाँ देखो 5 से 5 माइनस किया तो बच्चों आ गया 0, ठीक है, यहाँ देखो 3 से 3 माइनस किया 0, यहाँ 0 से इसको माइनस किया तो -15/19, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा -16/19। तो जितने भी डेल्टा जेस हमारे पास हैं वो सभी के सभी क्या हैं, नेगेटिव हैं, और अगर सभी के सभी नेगेटिव हैं इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हुआ। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या है वो लिख देते हैं, देखो यहाँ पर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ज़रा, since all delta j's are less than or equal to 0, so solution is optimal, और सॉल्यूशन होगा क्या बच्चों, तो z मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम z वो हो जाएगा 235/19, एंड और क्या होगा बच्चों, एक x1 की वैल्यू होगी और एक x2 की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें x1 और x2 ही गिवन थे। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ xb में मैंने वैल्यूज ही बताई थी ना, तो xb में वैल्यूज मतलब देखो x1 की वैल्यू आई 20/19, और x2 की वैल्यू देखोगे बच्चों तो ये है 45/19। ठीक है, सो दिस विल बी आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड का या फिर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का यूज कर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।